हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बात करेंगे हम बसा की। अगर बसा को देखें तो हमने इसका एक और टर्म आपको दिया था, वो था लिपिड। लिपिड के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनेगी, वो हम बना देंगे बाद में, क्योंकि लिपिड में 4 तरह के आपको लिपिड देखने के हैं। या फिर कहेंगे इतना डीपली जाने का मतलब ये है कि अगर कोई यूजीसी नेट देना चाहे जून वाला तो भी दे सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करा जा रहा है, अप टू टॉप यानी डाउन से टॉप तक का आपको यहाँ पे कंटेंट की कोशिश की जा रही है। तो आज हम देखते हैं बसा को। अगर बसा की बात करें बेसिकली, तो बसा में हम बात कर चुके थे, इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर की कर चुके थे और पिछली वीडियो में। और हमने क्या करा था, इसकी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखा था। तो आज क्लास 2 है। देन आगे से हमारी क्लास 1 ही में रहा करेगा, क्योंकि अब हम विटामिन को लेंगे। विटामिन ए बी सी डी इस तरह कंटिन्यू चलते हुए फास्फोरस खनिज लवण यानी खनिज तत्वों को लेंगे, मिनरल्स को लेंगे। तो जो भी है वो वीडियो 1 यानी एक ही वीडियो में समराइज करने की कोशिश करा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर बसा की बात करें तो बेसिकली बसा क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। भूलिएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है मे बी 1 लाइन में क्वेश्चन बन जाए कि बसा क्या है। तो याद रखिएगा बसा क्या होती है। तो बसा कार्बनिक यौगिक होती है। आप क्या बताएंगे कि बसा क्या है? कार्बनिक यौगिक है। अगर कार्बनिक यौगिक है तो कैसे है? तो जिस तरह हाइड्रोजन की संरचना थी उसी तरह बसा की होती है। तो बसा की अगर बात की जाए तो बसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बसा में क्या क्या शामिल होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर बेसिकली देखें तो CHO होता है बसा में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बसा में 2 तरह के बसीय अम्ल पाए जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। बसा के 2 टाइप्स होते हैं, संतृप्त, असंतृप्त। तो चलिए इसी पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख ही पा रहे होंगे तो संतृप्त बसा में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे संतृप्त बसा में भी 4 है, असंतृप्त बसा में भी 4 है। असंतृप्त बसा को थोड़ा हम डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है मतलब ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, या कहें कि ह्यूमन जो मतलब संरचना है उसके चलाने के लिए, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं संतृप्त बसा की। तो पहला जो होती है संतृप्त बसा, वो क्या होती है? तो ब्यूटारिक अम्ल होती है। तभी मक्खन में क्या पाया जाता है? ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है या ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। अब बात करते हैं एप्रिलिक की। यहाँ पे दूसरी बसा जो है वो है कैप्रिलिक। तो कैप्रिलिक किसमें होती है? तो नारियल और मक्खन में पाई जाती है। अब बात करते हैं पामिटिक की। तो पामिटिक किसमें होती है? जो वनस्पति ऑयल होते हैं उन सब में पामिटिक बसा या पामिटिक फैट पाई जाती है। अब बात करते हैं किसकी। तो यहाँ पे है स्टायरिक। स्टायरिक की अगर देखें तो स्टायरिक जो बसा है बेसिकली, इसकी अगर हम बात करें तो स्टायरिक बसा हमारी किसमें होती है? तो प्राणिज व वनस्पति तेलों में पाई जाती है। प्राणिज व वनस्पति तेलों में ये पाई जाती है स्टायरिक। अगर बात करें कौन सी है यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं असंतृप्त बसा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है असंतृप्त बसा। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि इसको हम थोड़ा डीपली देखेंगे। असंतृप्त बसा में अगर देखें तो पहली क्यों हो जाएगी? लिनोलिनिक अम्ल हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? तो ऑलियक हो जाएगी। जो ऑलियक है वही किस में शामिल है? तो आपको बताना है कि ऑलियक का एग्जाम्पल है मूफा। मूफा का एग्जाम्पल क्या है? ऑलिक। यानी ऑलिक जो फैट है या असंतृप्त बसा है वो म्यूफा है। एक तरह से आप इस तरह समझ सकते हैं इसे। अब बात करेंगे इनकी म्यूफा, फ्यूफा और सेफा की, तो ये बाद में करेंगे। साफा की तो यहाँ पे देखेंगे, पहले अभी इसको देख लें। तो ये ऑलिक जो होती है इसमें होती है, किसमें होती है? तो म्यूफा का एग्जाम्पल है। ठीक है। और यहाँ पे है यहाँ पे एराकिडोनिक। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। और ये वाली जो बसा है वो कम देखने को मिलती है, कहीं कहीं तो बुकों में इसका नाम भी नहीं मिलता। एलियोस्टिक यहाँ पे अगर देखें तो इसको क्या बोलेंगे? एलियोस्टियलिक। एलियोस्टिक, इसको 2 पार्टों में तो मतलब याद रखा सकता है। तो ये कहाँ बहुत कम देखने को मिलती है, कहीं भी कहीं तो लेयर बुकों में भी यानी इंटर लेवल तक की बुकों में इसका नाम नहीं होता। तो याद रखेंगे 4 टाइप से किसके थे? संतृप्त बसा के थे, 4 ही टाइप असंतृप्त बसा के थे। जब हम इस क्लास को रिवाइज करेंगे तब इसको फिर दोबारा देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं म्यूफा, जो काफी फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। म्यूफा यानी मोनो अनस्टेराइड फैटी एसिड। मोनो अनस्टेराइड फैटी एसिड, इसी तरह इसका नाम लिखा आता है। तो आपको बस इसी तरह याद रखना, हिंदी भी वर्जन आएगा तो इसी तरह आएगा, मोनो अनसेटेराइड फैटी एसिड।
ठीक है, अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो देखिए म्यूफा और फ्यूपा दोनों ही स्वास्थ्य रक्षा वाली वसा है, यानी ये स्वास्थ्य का कवर रक्षा कवच कहे तो इनको कह सकते हैं स्वास्थ्य का, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्पफुल होती है, यानी स्वास्थ्य की मदद करती है स्वस्थ रहने के लिए, और कहे संतुलित आहार में इनको रखा जाता है। तो मोनो यहाँ पे अनस्टेरॉइड फैटी एसिड है, और यहाँ पे ये क्या करता है, मोनो का बात करें तो यहाँ पे ये क्या करता है, मोनो बस इतना याद रखिए, मोनो में और पॉली में, पॉली अन मतलब पॉली अनस्टेरॉइड फैटी, मोनो अन। तो इसके लेवल में क्या बोलूंगी, यहाँ पे मोनो बोलूंगी, बाद बाकी सब सेम है तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो मोनो की अगर बात करें तो मोनो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है उसको कम करता है, और इसमें क्या है, विटामिन ई क्या होता है, उच्च मात्रा में होता है मोनो में, इसकी विशेषता ये है। और इसमें किसमें पाया जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे मूंगफली का तेल और सोयाबीन के तेल में ये मिलता है, और भी एग्जाम्पल है बट हमने दोनों ही लिए हैं। और अगर बात करें ये इसका बेसिकली एग्जाम्पल कौन सी बसा है, तो ये दोनों ही आपकी कौन सी बसा के हैं, यानी ये दोनों ही, यानी मोनो और पॉली कौन सी बसा के एग्जाम्पल है, तो आप बताएंगे असंतृप्त बसा के एग्जाम्पल है। और इसके अंदर असंतृप्त बसा के भी अंदर कौन सी बसा है इसका एग्जाम्पल है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे ओलिक, ओलिक क्या है, ओलिक जो बसा है, ओलिक जो बसा है उसका ये मोनो क्या है, या कहेंगे मोनो एग्जाम्पल, मोनो की एग्जाम्पल की बसा कौन सी है, ओलिक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आप याद रखिएगा ओलिक जुड़ा है मोनो से। अब बात करते हैं पॉली की, तो पॉली अनसेटराइड फैटी एसिड सेम है तो इसलिए हम बार बार पॉली ही कहेंगे। ये भी स्वास्थ्य रक्षा मतलब करता है, स्वस्थ बसा है, इनको क्या बोला जाता है, स्वस्थ बसा, चाहे मोनो हो चाहे पॉली हो, चाहे दोनों में से कोई भी हो, ये स्वस्थ रक्षा बसा कही जाती है, संतुलित आहार में इनका स्थान होता है। अब बात करते हैं पॉली की, तो पॉली क्या है, ये यानी अखरोट जो आपके आते हैं, अखरोट के बीच में और मूंगफली यहाँ पे सूरजमुखी के बीच में पॉली पाई जाती है। और पॉली में होता क्या है बेसिकली, तो पॉली में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है पॉली का, तो ओमेगा 6 और नेक्स्ट यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके एग्जाम्पल है। उसका एग्जाम्पल क्या था, तो ऑलिव था, उसका एग्जाम्पल इसका क्या है पॉली का, तो ओमेगा 3 फैटी और ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके एग्जाम्पल है। चलिए अब थोड़े से जो नोट्स की टाइप में मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन उन्हें देख लेते हैं। और यहाँ पे सफा की बात करें जो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे अन लग रहा बस नहीं लग रहा था, यहाँ पे है स्टेरॉइड फैटी एसिड, तो ये कभी पूछा नहीं जाता, बट मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ पे टारगेट है कि क्या करना है, यानी डाउन टू अप, यानी आपको नीचे से मतलब बेस से शुरू करके आपको अपर लेवल तक का करा देना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो टॉपिक मतलब है उन्हें देखते हैं। बसा की सरलतम इकाई अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे, ग्रेसोल तथा बसीय अम्ल है। बसा की सरलतम इकाई कौन सी है, तो ग्रेसोल और बसीय अम्ल है। दूसरा है कि घी को काला होने पर, जाने आपने कभी कभी देखा होगा कि घी आपने गर्म किया वो कभी कभी काला हो जाता है, तो काले घी में कौन सा पदार्थ हो जाता है, तो रैंसिड 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 क्या है पदार्थ पैदा हो जाता है जब आपका घी क्या हो बॉयल होते होते काला हो जाता है, तो वो खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो घातक होता है आपके हार्ट के लिए। और जो समोसे खाते हैं और वो डीप फ्राई करे जाते हैं बार बार, उसी ऑयल को दोबारा रख दिया जाता है, यानी कढ़ाई उतार दी फिर कढ़ाई रख दी उसी ऑयल के साथ, फिर कढ़ाई उतार दी, तो वो वाला भी ऑयल हार्ट के लिए हानिकारक हो जाता है, याद रखेंगे। तो इसलिए जो समोसे मतलब उसी ऑयल में बार बार पकते रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादा समोसे खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। एंड यहाँ पे एनिसिड पदार्थ बनता है जो घातक होता है, कहीं कहीं पे एनिसिड को टी और लगा होता है, यहाँ पे एनिसिडिटी। तो इस तरह से आप देख यहाँ पे क्या होता है, रेनसिडिटी क्या है पदार्थ बनता है, तो जो बोलने में टर्म सही लग रहा था वो यह रेंसिड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, रैन यानी रन में रहना, ठीक है, रेंसिड पदार्थ बनता है। नेक्स्ट को देखते हैं, घी को खुला नहीं रखना चाहिए, जो घी वगैरह होता है घर में हम कभी भी उसे खुला नहीं छोड़ते हैं और खुला रखना भी नहीं चाहिए, वो उसमें वायु प्रवेश कर जाती है, वायु का प्रवेश करना ही किस चीज को बनाता है, तो रेंसिड पदार्थ को बनाता है। क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे वायु का प्रभाव ऑक्सीजन मिला, क्योंकि वायु में क्या होती है ऑक्सीजन होती है, तभी तो हल्की सी नमी भी होती है,
तो यहाँ पे रेंसिड बन गया, रेंसिड बना। ऐसे ही ताप का प्रभाव, यानी बार बार कोई चीज़ आप ऑयल करते हो, बार बार उस घी को गर्म कर रहे हो तो धुआं निकलेगा, ताप का प्रभाव बनेगा वहाँ पे। तो क्या बनेगा, एक्रोलिन बनेगा। यानी ताप के संपर्क में आएगा बसा तो एक्रोलिन पैदा होगा, वायु के संपर्क में आएगा तो रेंसिड पैदा होगा, रेंसिड टी पैदा हो जाएगा, तो रेनिसिटी पैदा हो जाएगा। तो ये दोनों ही, चाहे एक्रोलिन हो चाहे रेंसिड हो, ये क्या होते हैं, दोनों ही विषैले पदार्थ होते हैं। कीटोन्स व यहाँ पे एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये दोनों ही विषैले पदार्थ में बदल जाते हैं या तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कीटोन्स व एल्डिहाइड। कीटोन्स बन जाएगा यहाँ पे रेंसिड और एल्डिहाइड हो जाता है एक्रोलिन। ताप और वायु का प्रभाव दोनों ही इसको बसा को प्रभावित करता है। अगर क्वेश्चन बनता है कारण में कि बसा को वायु और ताप का प्रभाव प्रभावित करता है, फिर नीचे बनेगा कि बार बार अगर हम वायु के संपर्क में रखते हैं तो रेंसिड नामक पदार्थ पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कहना होगा कारण और कथन दोनों सही है, या फिर ए बी राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बसा की अगर शरीर में कमी हो जाए, बेसिकली बसा की कमी नहीं होती है शरीर में, अगर बसा की कमी हो भी जाए तो बच्चों में देखने को मिलती है। तो कौन सा रोग हो जाता है, तो आप बताएंगे फाइनोडर्मा हो जाता है, फाइन लग गया, ठीक है। बसा की कमी हो गई तो आप पर क्या लग गया, फाइन लग गया। क्योंकि आपको पता है कि कब फाइन लगता है, जब हम कोई मतलब फुल जो कोड, मतलब यहाँ का जो यूनिफॉर्म वगैरह उसको फॉलो नहीं करते, या वहाँ की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करते, तो हमारे ऊपर फाइन चार्ज हो जाता है। तो आप याद रखेंगे बसा का रोग होने पर हमारे ऊपर फाइन हो जाता है। तो फाइनोडर्मा नामक बीमारी हो जाती है, वो बेसिकली किस में मिलती है, वो बच्चों में देखने को मिलती है। अब हम एक बार और क्लास को रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि हमें लंबे टाइम तक ये याद रहेगा। तो बस आगे बात करें तो ये कार्बनिक यौगिक होता है, याद रखिएगा। और कार्बनिक यौगिक, यौगिक का मतलब मिश्रण, तो इसमें कौन होता है, तो इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसमें बेसिकली कौन होता है, तो आपको बताना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, बसी संतृप्त बसा, असंतृप्त बसा, ठीक है। तो संतृप्त बसा में हमने 4 टाइप्स देखे और असंतृप्त बसा में हमने 4 टाइप देखे, जिनमें से 3 बेसिकली हमें देखने को मिलता है, चौथा वाला बहुत कम देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एलियोस्टेरिक, ठीक है। एलियोस्टेरिक जो एसिड है या अम्ल है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। असंतृप्त बसा के ही पार्ट है यहाँ पे मूफा और फूफा, जो कैसे हैं, जो हेल्थ के लिए पॉजिटिव है, या क्या है, स्वस्थ बसा इनको कहते हैं। म्यूफा और फीफा को स्वस्थ बसा की संज्ञा दी जाती है, याद रखेंगे। म्यूफा और फीफा को, यानी मोनो और पॉली को स्वस्थ बसा की संज्ञा दी जाती है। मोनो का एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है, एलिक एसिड होता है, और जबकि पॉली का एग्जाम्पल ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। कई बार पूछा गया है तो इसलिए याद रखिएगा। अगर बात करी जाए कौन सा, तो बसा की सरलतम इकाई कौन होता है, तो ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल होते हैं। और घी अगर काला हो जाए तो रेंसिड पैदा हो जाएगा, और अगर खुले में आपने क्या रख दिया, वायु का प्रवेश यानी वायु उसको मिली तो भी रेंसिड बन जाता है। घी को अगर वायु का संपर्क मिल जाता है, अगर घी को आपने खुला छोड़ दिया तो ये दोनों ही क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी विषैले पदार्थ होते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे कीटोन्स और एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, इनकी वजह से कीटोन और यहाँ पे एल्डिहाइड निर्मित हो जाता है, तो दोनों ही मतलब स्वास्थ्य के लिए विषैले पदार्थ है। अगर इसकी कमी को देखा जाए तो हमारे ऊपर कमी होने पर फाइन लग जाता है, तो फाइन का मतलब हो गया इसकी जो कमी है उससे क्या हो जाता है, तो फाइनोडर्मा हो जाता है, यानी इससे बच्चों को क्या हो जाता है, फाइनोडर्मा बीमारी हो जाती है। इसके कुछ की टर्म है जो आपको याद होनी चाहिए या आपको पता भी होनी चाहिए, तो उन्हें हम क्या करेंगे, एक और वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। यानी कुछ ऐसे टर्म जो कई बार रिपीट हो चुके हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उन टर्मों को देख लेंगे, अभी देख लेते हैं, ऐसा करते हैं उन टर्मों को, जिससे कि ये क्लास फिर लंबी ना जाए। अगर व्युत्पन्न लिपिड की बात करें तो याद रखिएगा इसमें सरल वसा तथा संयुक्त वसा दोनों का मिश्रण होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजनीकरण की। तो हाइड्रोजनीकरण होता क्या है इसको समझ लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट में पूछा जाता है, बेसिकली आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाइड्रोजनीकरण क्या होगा, जैसे नीचे से आग जल रही है, ऊपर घी रखा है और आप इसमें पूड़ियाँ सेक रहे हो, ठीक है। तो वहाँ जो धुआं निकलता है ऊपर की तरफ, जो आपने देखा होगा, उसके बॉयल होने से बार बार उसको हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, इस प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, जब संतृप्त बसीय अम्ल असंतृप्त बसीय अम्ल में बदल जाता है,
ठीक है, तो इस तरह से। अब बात करते हैं पाइसीकरण की। पाइसीकरण में बेसिकली होता क्या है इसको समझिए। पाइसीकरण का मतलब होता है बसा प्लस पानी। पाइसीकरण का मतलब होता है बसा प्लस पानी। तो जो बसा है, आपने देखा होगा, उसको पानी के साथ आप घोलो तो 1 मिनट तो लगेगा, घुल गई। फिर 2 मिनट पीछे ही आप देखेंगे कि वो पानी के ऊपर तैरने लगती है, उसको बोला जाता है पाइसीकरण। ठीक है, बसा का पाइसीकरण। तो यानी वो पानी के साथ पूरी तरह से मिलती नहीं है, या पानी में ऐसा नहीं है कि दूध की तरह मिल जाए कि दिखाई ना दे। और इसको कभी कभी इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं इसी प्रोसेस को, क्योंकि इसमें क्या होता है, बसा के छोटे छोटे कण क्या होते हैं, विभक्त होते हैं और पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। जो तैरने की प्रक्रिया है पानी के ऊपर, इसी को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो और भी जो टर्म है उसमें फिर बाद में देखेंगे। तो आज के लिए हमने अपनी क्लास को रिकॉल भी कर लेते हैं। पाइसीकरण बता ही दिया, जो हर बार यूजीसी नेट पूछता है। और यहाँ पे हाइड्रोजनीकरण क्या है, वो ये आप उस प्रोसेस को समझिए जिसमें आप पूड़ियाँ या समोसे तलते हैं। जब आप देखा होगा कढ़ाई ज़्यादा तेज हो जाती है तो एक धुएं के साथ ऊपर एक मतलब धुआं सा या बाष्पीकरण होता है, उसमें देखा होगा आपने कैसा लगता है, वो ऑयल जल के ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको बोलते हैं हमारा हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, और पाइसीकरण क्या है कि पूरी तरह से हमने घी और पानी को मिक्स किया और फेंट दिया और बसा के क्या, वो छोटे छोटे कण हो गए और वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। इसी के पानी के ऊपर तैरने वाली प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। मैंने इस शब्द को भी रिकॉल कर दिया। केवल अब हमारा जो बचा वो क्या बचा, लिपिड बचा। लिपिड के 4 टाइप्स हैं, वो हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, या करा मतलब या तो उसका क्या करेंगे, नोट्स दे देंगे या फिर एक वीडियो बना देंगे, जैसा पॉसिबल होगा। तो अभी हमने बसा कंप्लीट हो गया है। अब बसा के कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा टॉपिक, वो चलेंगे हम विटामिन की तरफ, यानी डेली एक विटामिन, एक वीडियो एक विटामिन हम कवर कर देंगे। और यहाँ पे बस केवल हम करना क्या है कि जो एग्जाम में ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को देखना है या उन्हीं पर फोकस करना है, जिससे कि आने वाले टाइम में हम अपने एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।